हेलो। हेलो। क्लास को आगे बढ़ाते हैं फिर। हेलो। तो हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? इससे पहले मैंने पावर फैक्टर के बारे में पढ़ लिया था। पावर फैक्टर के आगे अब हम बढ़ते हैं। पावर फैक्टर में सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं, सब आसान है। उसमें मैं बताया था 3 विधि पावर फैक्टर सुधारने की। एक तो स्टैटिक विधि थी, स्थिर कैपेसिटर, एक घूमता हुआ कैपेसिटर, उसको बोले तो कंडेंसर बताया था, और जो तीसरा बताया था फेज एडवांसर विधि, तो फेज एडवांसर विधि भी बता दिया था। अब उसके बाद मैं इससे पहले जो देखें तो आरसी परिपथ मैंने पढ़ा था। फिर बीच में पावर फैक्टर, ऑपरेटर जे और कॉइल फैक्टर वगैरह ये सब आ गए थे, क्वांटिटी फैक्टर वगैरह आ गए थे। तो इससे पहले जो मैंने पढ़ा था तो वो पढ़ा था आरसी परिपथ। आरसी परिपथ पढ़ा था। तो आरसी परिपथ मैंने पढ़ लिया था। अब हम जो पढ़ने वाले हैं तो वो रहेगा मेरा आरएल परिपथ पढ़ा था ना, आरएल परिपथ। आरएल परिपथ पढ़ लिया था। अब जो पढ़ने वाले हैं तो वो आरसी परिपथ पढ़ने वाले हैं। आरसी परिपथ अब पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने पढ़ लिया था आरएल परिपथ। तो एसी फंडामेंटल में एसी फंडामेंटल की कौन सी क्लास है? आज 8वीं क्लास है। जो भी क्लास हो, तो इसमें अब हम पढ़ने वाले हैं तो वो रहेगा मेरा आरसी परिपथ। क्या रहेगा? आरसी परिपथ। आरसी परिपथ। तो आरसी परिपथ हम पढ़ने वाले हैं। आरसी कौन सा परिपथ पढ़ेंगे? श्रेणी परिपथ पढ़ते हैं पहले तो आरसी श्रेणी परिपथ लिख ले। आरसी श्रेणी परिपथ बोले तो आरसी सीरीज सर्किट, आरसी सीरीज सर्किट पढ़ेंगे। इससे पहले यदि आप अच्छे से समझे होंगे तो इसको समझने में कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आप आरएल श्रेणी परिपथ के जैसे ही है। तो इसमें पहले हम आरएल श्रेणी परिपथ बनाते हैं, जिसमें हमारा क्या रहेगा? आर रहेगा, प्रतिरोध रहेगा, और क्या रहेगा? एल रहेगा। इस तरह हमने परिपथ तैयार किया। अब परिपथ में क्या किए? उसमें हम सप्लाई दिए। कौन सी सप्लाई? एसी फंडामेंटल पढ़ रहे हैं तो कौन सी सप्लाई रहेगी? एसी सप्लाई रहेगी। इसमें हमने वोल्टेज दिया तो इसमें क्या हुई? धारा प्रवाहित हुई। वोल्टेज का यदि हम तत्कालिक मान निकालना चाहें तो भी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी वोल्टेज का तत्कालिक मान हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पास भी मैंने वोल्टेज दिया, मतलब आरएमएस वैल्यू दिया हूँ, आर एल। यहाँ पास आरएमएस वैल्यू भी है, मतलब आरएमएस वैल्यू है, और ये स्मॉल क्या दर्शाता है? तत्कालिक मान को। मैंने वोल्टेज दिया तो इसमें धारा प्रवाहित हुई। जब धारा प्रवाहित होगी तो क्या करेगा? जो इसमें एलिमेंट लगे हैं वो एलिमेंट इस धारा का क्या करेंगे? इस वोल्टेज का क्या करें? खपत करेंगे। तो यहाँ पास जो प्रतिरोध है तो वोल्टेज की जो खपत करता है वी आर वोल्टेज। अब यहाँ पास जो एल है वो वी एल वोल्टेज खपत करता है। इसी क्या करेगा? वोल्टेज का खपत करेगा। तो इसमें हम लिखेंगे कि जो प्रतिरोध है तो प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप हुआ, तो प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप। प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप क्या हो रहा है? वी आर हो रहा है। तो हम जानते हैं कि वी आर बराबर क्या होता है? आई आर होता है। इसमें 2 एलिमेंट है तो
दूसरे में क्या हो रहा है हमारा, प्रेरण में, प्रेरक में वोल्टेज ड्रॉप, प्रेरक क्या है, VL, इंडक्टर है, इंडक्टिव है, तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा VL बराबर, इसमें IR तो इसमें IXL होगा, इसमें ये वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब इसमें हम धारा भी निकालना चाहे तो धारा को इसको इधर ला लेते हैं तो धारा निकल आता है। अब इसमें हम क्या बनाते हैं, फेज डायग्राम बनाते हैं, वेक्टर डायग्राम, सदिश डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम, इसके बाद हम सदिश डायग्राम बनाते हैं। तो सदिश डायग्राम कैसे बनेगा, इसमें हम देख रहे हैं कि जो श्रेणी परिपथ होता है तो श्रेणी परिपथ में क्या होती है, जो धारा होती है वो समान होती है। धारा को जाने के लिए एक ही रास्ता होता है, तो वो श्रेणी परिपथ में धारा समान होती है। तो सदिश जब हम बनाएंगे इसका, तो धारा को क्या मानेंगे, रेफरेंस मानेंगे, बेस मानेंगे, आधार मानेंगे। धारा को हम बेस मानेंगे क्योंकि धारा इसमें क्या कर रही है, इन फेज में है। क्योंकि यहाँ पास जो प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध के लिए हमारा क्या होता है, धारा और वोल्टेज दोनों एक ही परिपथ में होते हैं, इन फेज होते हैं, कला में होते हैं। तो धारा और वोल्टेज क्या रहेंगे, कला में रहेंगे। तो इसमें धारा के लिए क्या है, एक ही रास्ता है, तो इसमें धारा को हम क्या मानेंगे, बेस मानेंगे, रेफरेंस मानेंगे। तो यहाँ पास हमारी हो जाएगी धारा I हो गई। अब यहाँ पास कहीं हमारा वोल्टेज होगा, क्योंकि वोल्टेज भी क्या है, वोल्टेज हमारा धारा के फेज में रहेगा, क्योंकि यहाँ पास प्रतिरोध लगा है। अब यहाँ पास हम देखेंगे जो L है, L कहें तो इंडक्टर है। तो इंडक्टर क्या करता है, धारा से, प्रतिरोध से क्या करे, अच्छा मैं RC परिपथ पढ़ रहा हूँ और मैं इंडक्टर बनाया हूँ, सॉरी थोड़ा यहाँ पास मिसमैच हो गया। यहाँ पास C होगा, तो C होगा तो यहाँ पास कैपेसिटर बनेगा। फिर भी कोई नहीं, कुछ ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पास C लिख लेना है। यहाँ पास C, ध्यान से उतर गया था, यहाँ पास C। ओके, तो इसमें जो धारा है कि वोल्टेज दिए, RMS वैल्यू दिए, वोल्टेज अप्लाई किए, धारा प्रवाहित हुई, धारा प्रवाहित में इसमें जो एक एलिमेंट लगे हैं, प्रतिरोध लगा है और यहाँ पास कैपेसिटेंस लगा है। ये दोनों एलिमेंट क्या करेंगे, ये दोनों वोल्टेज का ड्रॉप करेंगे। अब वोल्टेज का ड्रॉप करेंगे तो इसमें है हमने करंट को जाने के लिए एक ही रास्ता है, तो करंट को हम क्या मानेंगे, रेफरेंस मानेंगे। करंट को रेफरेंस मान लिए, तो जो प्रतिरोध में होता है पहले हम इसको लेते हैं, प्रतिरोध को, इसको हम छुपा लेते हैं। तो प्रतिरोध को लेते हैं तो प्रतिरोध में जो वोल्टेज होती है और करंट होती है इन फेज में होती है, मतलब एक ही फेज में होती है। तो इसमें एक ही फेज में बना दिया। अब इसमें जो कैपेसिटर लगा है, वो कैपेसिटर क्या होता है, करंट से क्या करती है, कैपेसिटर इसमें करंट जो है, कैपेसिटर में जो करंट है वो लीड करती है, मतलब आगे रहती है। तो हमको ऐसे बनाना होगा कि करंट यहाँ पास लीड करे। यदि हम ऊपर में बनाते हैं तो वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज आगे हो जाएगा और करंट पीछे हो जाएगा। तो हमारी ये क्या होगी, लीड करेगी ऐसे नहीं, हम तो बोलेंगे कि फिर तो वोल्टेज लीड कर रही है, ना कि करंट लीड कर रही है। यदि हम नीचे बनाते हैं तो वोल्टेज हमारा यहाँ जाएगा, तो फिर करंट हमारी क्या करेगी, लीड करेगी, मतलब आगे रहेगी। तो हम फिर नीचे बनाते हैं, तो यहाँ पास हमने ये बनाया। तो यहाँ से हम देखें तो जो हमारी यहाँ वोल्टेज है तो वोल्टेज से क्या करंट कर रही है, लीड कर रही है, मतलब आगे है। वोल्टेज से करंट जो है तो लीड है, क्योंकि कैपेसिटिव परिपथ में क्या होता है, जो वोल्टेज होता है तो पीछे रहता है और करंट आगे निकल जाती है। तो इस प्रकार से हम नीचे बनाएंगे। तो यहाँ पास 90 डिग्री का कोण बन गया, 90 डिग्री का कोण बन गया। अब जो हमारी यहाँ पास VR रहेगी, ये प्रतिरोध का वोल्टेज है, और ये वाली वास्तविक वोल्टेज प्रतिरोध का वोल्टेज है। और यहाँ पास जो रहेगा तो हमारा VC रहेगा, VC, चूँकि ये कैपेसिटेंस का क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है, कैपेसिटेंस का वोल्टेज ड्रॉप है।
तो यहाँ पास वी सी और वी आर और वी सी को जो योग होगा तो वो होगी स्रोत वोल्टेज, वो होगी स्रोत वोल्टेज। तो यहाँ पास हमारा ये स्रोत वोल्टेज हो गया। भी के दो घटक हो गए थे ना, यहाँ पास वी आर और वी सी, भी के दो घटक वी आर वी सी। तो यहाँ पास हमारी जो मेन वोल्टेज भी है इसके दो घटक वी सी वी आर। तो इस प्रकार से हमारा क्या बन गया, परिपथ बन गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, टोटल वोल्टेज निकाल लेते हैं। टोटल वोल्टेज निकालने के लिए क्या, वही पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पास क्या फाई एंगल से पावर फैक्टर है इसका, है फाई पावर फैक्टर है, फाई एंगल से क्या कर रहा है, यहाँ पास वोल्टेज जो है तो लैग कर रही है और करंट क्या है, लीड कर रही है। तो जब नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या हम बोलते हैं कि यहाँ से लीड कर रही है, जब ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या बोलते हैं, लीड। तो वोल्टेज से जो करंट है वो लीड कर रही है। जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो हम बोलते हैं लैग, बोलते हैं हम लैग। तो ऊपर से जब नीचे की ओर आते हैं तो बोलते हैं लैग। तो करंट से जो वोल्टेज है वो लैग कर रही है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं वोल्टेज से जो करंट है वो लीड कर रही है। ओके, तो इसका अब हम क्या पाइथागोरस प्रमेय से क्या लेते हैं, वोल्टेज लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पास ये टोटल वोल्टेज है तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, टोटल वोल्टेज हो गई, वोल्टेज के दो घटक हो गए। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या निकालते हैं, इसकी टोटल वोल्टेज निकालते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण लेते हैं, कर्ण हमारा भी है, आधार लेते हैं, आधार का स्क्वायर, आधार हमारा भी आर है, आधार भी आर, आधार का स्क्वायर प्लस एक चीज़ आपका जो यहाँ पास परिपथ, तो ये आप पढ़े होंगे चतुर्थांश कोऑर्डिनेट्स पढ़े होंगे। तो यहाँ पास जो y होता है प्लस में होता है और यहाँ y जो होता है वो माइनस में होता है, x होता है प्लस में और यहाँ x होता है माइनस में। तो इधर की जो वैल्यू आएगी वो सब क्या रहेगी, माइनस में रहेगी, रहेगी माइनस में। तो यहाँ पास जो माइनस भी सी है तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में चतुर्थांश में जो भी रहेगा या कोई भी वैल्यू रहेगी तो वो माइनस में रहेगी। तो यहाँ पास क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रहा है ना। फोर्थ कोऑर्डिनेट में जो भी कोई वैल्यू रहेगा, क्योंकि यहाँ से जब हम बनाए इसको कोऑर्डिनेट तो इधर साइड पूरा प्लस रहेगा, इधर साइड माइनस रहेगा, इधर भी माइनस रहेगा। तो हमारा इधर बन रहा है तो इधर की जो वैल्यू है, इधर की जो वैल्यू है वो माइनस में रहेगी। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे थे तो प्लस हो गया और प्लस कोष्टक में माइनस भी सी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय में अंडर रूट लग जाता है। जब इसका हम वर्ग हटाते हैं तो इसके साइड अंडर रूट लग जाता है। ये पाइथागोरस प्रमेय से हमारा क्या हो गया, कुल सूत्र निकला, पूरा सोर्स वोल्टेज निकला ये। अब इसमें हमारा क्या निकालते हैं, इसमें आगे जो हम निकालते हैं तो वो हमारा रहता है फेज एंगल। तो फेज एंगल क्या है, फेज एंगल हमारा जो यहाँ पास रहेगा फेज एंगल, तो वो जीरो से क्या रहेगा, जीरो से अधिक है, जीरो से क्या है, अधिक है, लेकिन 90 से क्या है, कम है, 90 से क्या है, कम है। जीरो से अधिक है और 90 से कम है। यूँ तो फिर ऐसे कह सकते हैं कि इसका जो पावर फैक्टर होगा, पावर एंगल ही क्या है, पावर फैक्टर है, तो जीरो से अधिक होगा या तो फिर 1 से कम होगा, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पावर फैक्टर को दर्शाता है। इसके बाद जो हम निकालते हैं इसमें तो टेन थीटा से निकाल लेंगे। टेन थीटा से जो कितना एंगल है, कितने कोण पर ये पीछे है, तो उस वैल्यू को हम निकाल लेंगे टेन थीटा से, उस वैल्यू को निकाल लेंगे। या तो फिर इसको हम पूरा जब सॉल्व करना चाहें तो अभी हम इम्पीडेंस निकाल सकते हैं। इससे क्या निकाल सकते हैं, इम्पीडेंस निकाल सकते हैं। इससे इम्पीडेंस कैसे निकालेंगे, पहले हम इम्पीडेंस ही पूरा निकाल लेते हैं।
तो इम्पीडेंस हम इसमें से इस तरह से निकालेंगे कि भी का मान हम क्या रखेंगे, भी का मान, भी आर का मान आई आर रखेंगे, आई आर स्क्वायर प्लस भी सी का मान रखेंगे हम आई एक्स सी स्क्वायर माइनस है अंडर रूट लग जाएगा भी बराबर। अब इसमें से हम देख रहे हैं कि जो आई है वो क्या हो रहा, कॉमन हो रहा। तो आई क्या हो रहा, कॉमन हो रहा। अंदर में है आई स्क्वायर तो बाहर आएगा, तो जो स्क्वायर है तो अंडर रूट से क्या करेगा, काट देगा। तो जो आई है तो ओनली फॉर आई बचेगा। अब इसके अंदर ही क्या रह जाएगा हमारा, अंदर ही इसके रह जाएगा आर स्क्वायर प्लस माइनस एक्स सी स्क्वायर, इतना हमारा अंदर ही रह जाएगा। तो हमारा जो ये परिपथ में आर स्क्वायर है और जो हमारा एक्स सी है, तो यह दोनों क्या है, परिपथ का इम्पीडेंस है, परिपथ का इम्पीडेंस है। तो इम्पीडेंस क्या होता है, तो इम्पीडेंस होता है जेड बराबर परिपथ का इम्पीडेंस। तो आर स्क्वायर है हमारा इम्पीडेंस, इम्पीडेंस निकालना सिखाए हैं, आर स्क्वायर माइनस एक्स सी स्क्वायर। तो जेड बराबर होता है इम्पीडेंस। तो यहाँ पास हम इसके जगह पूरे का मान रख सकते हैं, जेड रख सकते हैं, आई बराबर जेड। या फिर आई का मान हम निकालना चाहें तो आई का मान निकालना चाहे तो जेड को नीचे लाएंगे तो भी बटा जेड हो जाएगा। इस प्रकार से हम पूरे क्या कर सकते हैं, आई का मान करंट पूरा हम निकाल सकते हैं, इसका मान। एक चीज़ आपको ध्यान देना है, हमेशा ये गलती कभी नहीं करना है, जो प्रतिरोध है, तो यदि एसी परिपथ है तो उसमें हमको क्या निकालना पड़ता है, एसी परिपथ में जेड निकालना पड़ता है। भी बराबर करंट यदि हम निकाल रहे हैं एसी परिपथ में तो हमको जेड का मान रखना पड़ता है, और डीसी परिपथ में आर का मान रखना पड़ता है, आर का मान, चूँकि उसमें कोई इम्पीडेंस नहीं होता, उसमें कोई रिएक्टेंस वगैरह नहीं होता, तो उसमें हम सीधा आर का मान रख देते हैं। लेकिन एसी परिपथ में हमको जेड का मान रखना पड़ता है, जेड बराबर पहले हमको ये निकालना पड़ता है, टोटल उसका मान निकालना पड़ता है। इसके बाद हम जेड का मान पुट करेंगे तब हमारा आई निकलेगा। डीसी परिपथ में हम सीधे ही क्या रख देंगे, भी बटे जेड रख देंगे तो हमारी करंट निकल आएगी। और एसी परिपथ में हमको निकालने के लिए करंट जेड का मान रखना पड़ता है, इम्पीडेंस का और वोल्टेज का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ गलती से एसी परिपथ निकाल रहे हैं और आर का मान ना रख दें, नहीं तो गलत हो जाएगा। आपको यहाँ जेड का मान रखना है, जेड बराबर इम्पीडेंस का मान रखना है, और इम्पीडेंस निकालने के लिए पहले ये चीज़ को ऐड करना पड़ेगा दोनों को, तो हमारा जेड निकलेगा। इतना आगे समझ में। और वो चीज़ तो जो लिखा था उसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, फाई का मान 0 से अधिक होगा और 90 से क्या होगा, कम होगा। या तो फिर ऐसे बोल सकते हैं, फाई का मान जो पावर फैक्टर का मान है 0 से अधिक होगा और 1 से कम होगा। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। अब इसके आगे हम क्या बनाते हैं, इसके आगे हम tan थीटा का मान निकालते हैं। tan थीटा का मान कि यह 5 डिग्री से है, 5 डिग्री से है तो कितने एंगल पर है, उसको हम एक्यूरेट मान निकालने के लिए हम tan थीटा का यूज़ कर लेते हैं। किसका, tan थीटा का यूज़ कर लेते हैं। tan थीटा नहीं, फाई का यूज़ कर लेंगे क्योंकि फाई एंगल से है ना, tan फाई। तो tan फाई बराबर क्या होगा, tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब में क्या है, माइनस भी सी, आधार में क्या है, भी आर है, आधार में भी आर है। अब इसमें भी सी और भी आर का मान भी हम रख सकते हैं। तो tan फाई बराबर भी सी का मान कितना है, भी यहाँ पास मैंने एल ही रखा है, सी होगा। तो भी सी का मान कितना है, भी सी का मान आई एक्स सी माइनस है तो माइनस, भी आर का मान आई आर, भी आर का मान आई आर। तो आई से आई फिनिश, तो आपको बचेगा फाई, फाई बराबर इधर आएगा तो tan जो है तो इनवर्स में लग जाएगा, और बचेगा माइनस एक्स सी वाई आर बचेगा। तो इतना हमारा इस फाई का मान हम निकाल सकते हैं कि कितना एंगल से एक्चुअल में यह लैग कर रहा या फिर लीड कर रहा। तो हमारा फाई का मान इस प्रकार से निकल आएगा।
अब इसमें जो इसकी पावर होगी ना, जीरो कभी नहीं हो सकती। पूछेंगे क्यों? क्योंकि जहाँ प्रतिरोध लगा वहाँ जीरो कैसे होगी? शुद्ध होता तो एक बार हम जीरो मान लेते, क्योंकि जितना पावर की खपत करेगा उतना रिटर्न कर देगा। इसमें प्रतिरोध है तो वो पावर जीरो हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती, तो वो पावर जीरो नहीं होगी। तो इसकी जो पावर है वो आपकी वी आई कास फाई होगी। किस में होती है? पावर वाट में होती है, वास्तविक पावर है। अब इसमें जो प्रतिघाती पावर है, ये वास्तविक पावर थी, प्रतिघाती पावर निकालें, रिएक्टिव पावर निकालें, तो रिएक्टिव पावर को हम किससे दर्शाते थे? क्यू से। क्यू बराबर वी आई साइन फाई। रिएक्टिव पावर को हम वोल्ट एम्पियर और रिएक्टेंस से दर्शाते थे वी ए आर से, बड़ी यूनिट है तो के वी ए आर। और इसकी हम ये पावर आभासी अपरेंट पावर निकालना चाहे तो अपरेंट पावर को हम एस से मतलब दोनों पावर का योग होता है, दोनों पावर का योग होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हम निकाल लिए, ये हो गया हमारा, पूरा हो गया। इतनी चीज़ें निकालने को आता है आपको। अब इसमें क्या है, एक एम्पीडेंस ट्रायंगल हम निकालना चाहे तो भी निकाल सकते हैं, एम्पीडेंस ट्रायंगल निकालना चाहे तो ये भी निकाल सकते हैं। इसको पहले आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसको इम्पीडेंस ट्रायंगल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये हमारा हो गया सदिश डायग्राम हो गया, ये हो गया वोल्टेज ट्रायंगल हो गया, ये हो गया हमारा जो कहे तो कोण का मान निकाल लिए हम, फाई का मान निकाल लिए, ये पावर निकाल लिए। अब हम इम्पीडेंस ट्रायंगल निकालना चाहें तो इम्पीडेंस ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, इसको हम आपको समझाएं। इस लाल वाले से लिखते हैं। पहले इम्पीडेंस ट्रायंगल निकालने के लिए हमको इस ट्रायंगल को क्या करते हैं, हम बना लेते हैं। यहाँ पास ये भी हो गया, यहाँ पास क्या है, इस प्रकार से ट्रायंगल हो गया, माइनस भी सी, फिर क्या है, वी आर है, वी आर, और यहाँ पास क्या है, भी है। इसी को मैंने यहाँ पास बना लिया, फोर्थ कोऑर्डिनेट में ही है, इसीलिए माइनस सी लगा है। अब इसमें हम वी आर का मान रखें तो क्या होता है, वी आर बराबर होता है वोल्टेज बराबर वी आर बराबर होता है आई आर, तो मैं आई आर निकाल लिया। वी सी बराबर होता है आई एक्स सी, वी सी बराबर होता है, वी बराबर होता है आई आर होता है। अब इसमें हम यदि इम्पीडेंस ट्रायंगल निकाल रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल, इम्पीडेंस ट्रायंगल निकाल रहे हैं, हमारे पास इसके आगे निकालना चाहिए, जगह नहीं थी तो हम डायग्राम को उधर बना लिए, समझाएंगे इधर ही। यदि हम इम्पीडेंस ट्रायंगल निकालें तो क्या, हम भी बराबर इतना इसकी वैल्यू रख सकते हैं। अब इसमें हम आई का क्या करें, भाग दे दें, इसमें आई का भाग दे दें तो आई क्या होगा, कट जाएगा, आई का भाग दें तो आई कट जाएगा, ये आई कट गया। हमारे पास बचा क्या, हमारे पास यहाँ पास जो इम्पीडेंस होता है ना, तो आई आर नहीं होगा, आई जेड होगा। यहाँ पास मैंने आई आर लिख दिया था तो आई जेड होता है, तो आई का हमने भाग दिया तो आई कट गया। अब क्या क्या बचा हमारा, जेड बचा, एक्स सी बचा, माइनस में है, और यहाँ पास क्या बचा, आर बचा। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, फिर वोल्टेज को हटा दें तो हमारा इतना पूरा बचा, ये माइनस में, और ये वोल्टेज को हटा दिया तो हमारा जो बचा तो वो आर बचा, जेड बचा और एक्स सी बचा। तो इसमें हम इम्पीडेंस ट्रायंगल निकालना चाहें तो अब क्या करेंगे, तो अब वही करेंगे। इम्पीडेंस ट्रायंगल में यदि हम इसका मान निकालना चाहें तो
हम लिखेंगे इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसमें से हम निकालेंगे, चूँकि इसका मान 90 डिग्री पर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है 90 अंश। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकालते हैं। तो कर्ण बराबर होता है, इधर लिखते हैं, यहाँ से आपको सीधे यहाँ आना है। तो हम कर्ण लिखते हैं, कर्ण बराबर होता है हमारा आर स्क्वायर प्लस फिर है आपका यहाँ माइनस में एक्स सी स्क्वायर, इतना होता है। अब इसके जगह हम क्या कर सकते हैं, इसके जगह वही इम्पीडेंस का मान रख दें, इसके जगह इम्पीडेंस का मान रख दें। तो हमारा इम्पीडेंस का मान यहाँ पास जेड बराबर, इसका मान हम रख सकते हैं। तो आर बराबर क्या होता है, ठीक है, इम्पीडेंस ट्रायंगल में ना जेड बराबर इतना ही होगा। पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है इसमें, तो वोल्टेज का मान कुछ रखना नहीं है, आर बराबर कुछ रखना नहीं है। तो इम्पीडेंस जेड बराबर इतना होगा। और इसकी यदि हम निकालना चाहें तो क्या निकाल सकते हैं, इसकी कितने 5 डिग्री से, कितने डिग्री से यह झुका है, तो इसको हम tan इनवर्स tan फाई से निकाल सकते हैं। tan फाई बराबर होता है tan थीटा बराबर tan फाई बराबर होगा लंब बटे आधार, लंब हमारा माइनस एक्स सी है और यहाँ पास क्या है, आधार में आर है। इस प्रकार से हम रख सकते हैं। फिर tan इनवर्स, तो फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स माइनस एक्स सी बटे आर हो जाएगा। तो ये हमारा tan फाई का मान निकल आया। अब इसमें हम क्या निकालना चाहें, यदि पावर फैक्टर निकालना चाहें तो पावर फैक्टर को आराम से हम कास फाई बराबर आर बटे जेड लिख सकते हैं। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है कास फाई बराबर आर बटे जेड, आर बटे जेड। चूँकि कास का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो कास फाई बराबर आर बटे जेड। इस प्रकार से हम पावर फैक्टर को निकाल सकते हैं। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल से हमको इतनी चीज़ मिला। आशा है कि ये चीज़ पूरी समझ में आ गई होगी, क्योंकि इससे पहले जो आरएल परिपथ मैंने पढ़ाया था उसमें कुछ नहीं था। इसमें मात्र इतना परिवर्तन आया कि माइनस लग गया, यहाँ पास माइनस लग गया, और इसका जो हमको बनाना पड़ा वो नीचे बनाना पड़ा, उसका ऊपर मैंने बनाया था। ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए, इम्पीडेंस ट्रायंगल को भी। बाकी इसमें आरसी परिपथ में हो गए। इसको कुछ हम इस फार्मूले की सहायता से क्या करेंगे, कुछ हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं छोटे मोटे। ओके, नोट हो गया। सभी इरेज करना है ना। चलिए इधर से मैं मिटाता हूँ। अब इसमें कुछ क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रतिरोध, कैपेसिटर, यहाँ पास मैंने एसी सप्लाई दिया, वोल्टेज यहाँ पास हमको सी का मान दिया, कैपेसिटेंस ठीक ना, ओम में रहेगा कैपेसिटेंस, फैरेड में नहीं लिखना है कुछ। आर का मान हमारा 8 दे दिया, 8 ओम। तो इसमें हमको वोल्टेज कितना होगी, सोर्स वोल्टेज इसमें हमको निकाल कर सोर्स वोल्टेज निकाल के हमको बताना है। सोर्स वोल्टेज हमको निकाल के बताना है। फार्मूला मैंने इरेज कर दिया, फिर भी आपकी हेल्प के लिए मैं फार्मूला लिख देता हूँ। ये तो याद ही होगा, फार्मूला याद ही हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये रहेगा कि दूसरा क्वेश्चन इसमें आपको निकालने के लिए दे दिया जाएगा प्रतिरोध, कैपेसिटर, वोल्टेज का मान हम आपको बता देंगे, सी आर
4 3 ओम में। इसमें आपको प्रतिबाधा, पहला चीज़ प्रतिबाधा, तीसरी चीज़ धारा, दूसरी चीज़ धारा, और जो तीसरी चीज़ आपकी रहेगी पावर आप निकाल सकते हैं इसमें। तीसरी चीज़ पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक, और इसमें 10 फाई के बाद मान निकाल सकते हैं शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक और शक्ति भी, टोटल शक्ति भी निकाल सकते हैं। शक्ति गुणांक वास्तविक शक्ति आप निकालिए, वास्तविक शक्ति, और इसमें जो आप पचमा निकालिए प्रतिघाती शक्ति, प्रतिघाती शक्ति, इन सभी को निकालिए आप इस वाले परिपथ से। इसमें मात्र धारा, इसमें वोल्टेज आप निकाल लिए होंगे, तो वोल्टेज इसमें कैसे आप निकाले होंगे, इसमें मान को रखे होंगे 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर आपका आया होगा माइनस यहाँ पास कैपेसिटेंस सी, माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही हो जाएगा, तो कितना हो गया 8 अठाई 64, अच्छा छक्का 36, 100 हो गया। तो 100 का जो निकालें रूट 2 10 होगा, तो आपको क्या मिला, वोल्टेज जो मिला वो 10 मिला, तो वोल्टेज कितना मिला यहाँ पास 10 मिला, ये वाला निकल गया होगा इस तरह से। अब दूसरे वाले क्वेश्चन को निकालिए। दूसरे वाले क्वेश्चन में आपने एम्पीडेंस निकाला होगा। एम्पीडेंस निकालने के लिए क्या आपको प्रतिरोध चाहिए, तो यहाँ पास एम्पीडेंस कुछ इस प्रकार से निकाले होंगे आप, फार्मूले नहीं सीधे रखते हैं, वैल्यू 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर आपको मिला होगा 4 चौ 16, 3 तिकाइन माइनस है तो स्क्वायर गुणा स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, 3 तिकाइन 9 अंडर रूट 25, 25 को होता है 5, तो आपको इम्पीडेंस कितना मिला होगा 5 मिला होगा। अब इसमें आप धारा निकालना चाहें तो धारा कैसे निकालेंगे, ये हो गया पहला। दूसरा धारा निकालने के लिए V/Z, इससे धारा निकालते हैं। V का मान कितना है, अरे V का मान तो मैं दिया नहीं, V का मान भी आप लिख लीजिए, V का मान 200 वोल्टेज, V का मान 200 वोल्ट। तो यहाँ पास V निकाल लिए होंगे, कैसे निकाले होंगे V का मान रखे होंगे आप 200 वोल्ट, और यहाँ पास Z का मान मैंने अभी निकाला 5, तो 5 चौका 20, 5 चौका 20। इस प्रकार से आप यहाँ इसका मान हम यदि हम 4 की जगह क्या रख लें, 4 की जगह यदि हम 8 कर लें, 3 की जगह हम 6 कर लें, तो हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। 8 अठाई यहाँ 8 और यहाँ 6, 8 अठाई 64, 6 छक्का 36, कितना आएगा 100, तो 10, तो हमारी जो मिलेगी वो एम्पीडेंस 10 मिलेगा। तो यहाँ पास एम्पीडेंस का मान 10 रखेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा। धारा जो मिलेगी कितना मिलेगी धारा जो मिलेगी हमको 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, तो यहाँ पास 20 मिलेगी, 20 एम्पियर मिलेगी। इस प्रकार से हमने इसको भी निकाल लिया। अब क्या निकालते हैं, शक्ति को निकालते हैं, शक्ति गुणांक को, पावर फैक्टर को। तो पावर फैक्टर P बराबर VI cos फाई, इससे नहीं निकालेंगे, इससे हम नहीं निकालेंगे। शक्ति गुणांक निकालने के लिए हम सीधे R/Z रख देंगे। तो हमारा R का मान क्या है 8 है, Z का मान कितना है 10 है, तो पावर फैक्टर
0.8 निकल आएगा। अब उससे जो हम निकाल रहे थे तो ये पावर फैक्टर है। अब वास्तविक शक्ति हमारा भी आई, वास्तविक शक्ति को पी से, तो भी आई कास फाई किस में, वाट में निकलेगा। तो यहाँ पास भी का मान कितना है 200, आई का मान कितना है 20 है, और यहाँ पास कास फाई का मान कितना है, कास फाई बराबर तो 0.8 है। इसको इससे गुणा किया तो 4 हो गया, 4 मतलब 400, एक शून्य और ये वाली शून्य इससे गुणा कर दिया तो ये दशमलव हट गया, तो यहाँ हो गया 8, 8 चौका 32 हो गया 3200। तो ये वाट में रहेगा, किस में रहेगा, वाट में रहेगा। तो हमारी वास्तविक शक्ति निकल आई। अब हम प्रतिघाती शक्ति कैसे निकालेंगे, तो प्रतिघाती शक्ति हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। जो पहली मेथड आपको बताता हूँ तो प्रतिघाती शक्ति निकालने के लिए, तो वो होगा प्रतिघाती शक्ति को हम Q से दर्शाएंगे, किससे, Q से। अब हमको कास का मान पता है, कास फाई का मान पता है, तो 1 माइनस होता है कास फाई स्क्वायर होता है। ये वाला नहीं समझ में आता आपको तो मैं दूसरा बताऊंगा, बट इसको देखिए। तो इतना बराबर होता है एक किसका मान है, कास फाई, मतलब ये साइन का मान है। साइन ही हमारी क्या होती है, प्रतिघाती शक्ति होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 रखेंगे। 1 कास फाई का मान 8 है, कितना, पॉइंट में 8 है, का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। अब इसको साइन का मान है, ठीक ना, प्रतिघाती शक्ति। अब इसको हम क्या करेंगे, रूट को इसको हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस 8 अठाई 64, 8 अठाई 64 होगा, 64 हुआ। अब एक में 0.64 को हम घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 36 मिलेगा, 36 मिलेगा। यहाँ पास रूट लगा है, 36 को जब रूट हम हटाएंगे तो किसका है, 36 6 का है, 0.6। तो जो हमारी प्रतिघाती ये शक्ति निकल के आई तो 0.6 निकल के आई। अब इसमें हम कास की जगह क्या रखते हैं, साइन रखते हैं प्रतिघाती निकालने के लिए। तो हम साइन रखते हैं तो Q बराबर भी आई साइन फाई। ये हमारा साइन का मान निकला है, किसका मान निकला है, साइन फाई का मान निकला है, साइन फाई। तो साइन फाई इस किस में होती है, VAR में होती है साइन फाई। तो 200 वही चीज़ 20.6 कितना हुआ, 4 हुआ, 2 दूनी 400। ये 0 से इसका हम क्या कर दिए, दशमलव हटा दिए तो ये 6 हो गया, 6 चौको 24 हो गया, 24 कितना, VAR। तो ये क्या हो गया, Q बराबर। तो इस तरह से हमारी क्या प्रतिघाती शक्ति निकल आई। ये तो फिर ऐसे भी आप कर सकते थे, इसको इतना नहीं कर सकते तो आप 60 में यहाँ पास हमारा जो पावर यहाँ पास 0.8 निकल आया था कास फाई वास्तविक शक्ति, तो यहाँ 8 है तो इसको 6 आप लिख सकते थे। लेकिन हर कंडीशन में फॉलो नहीं कर सकता, आपको इसी तरीके से निकालना पड़ेगा। नॉर्मली क्वेश्चन है तो आप इसमें बना सकते हैं यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ इसका आंसर आ जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको पूरा सॉल्व कर पाएंगे। अब जो हम देखने वाले हैं इसको नोट कर लीजिए। अब जो हम देखने वाले हैं तो आपका RLC परिपथ, RLC परिपथ को हम अब देखते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट। ये चीज़ आपको आ गया होगा समझ में। इसमें कुछ है नहीं, साइन बराबर हमको कास का मान पता है तो साइन बराबर इतना होता है, ट्रिग्नोमेट्री से हम पढ़ते हैं जब, तो साइन बराबर √-1 कास फाई स्क्वायर होता है। और एक में इतने तो सब घटा दिया स्क्वायर करके, आ गया हमारा 0.4664 आ गया। और इसको मान लेते हैं हम क्या, एक से तो कम है ना, ये पॉइंट लगा है, तो जो हमारा मान आएगा इसमें घटाने पर 36 आएगा। 36 किसका है, 36.6 का है, तो इसका मान साइन का मान इतना आ गया। अब यहाँ पास कास हम नहीं प्रतिघाती निकाल रहे हैं तो साइन रखेंगे, साइन का मान यहाँ पास रख दिए, पुट कर दिए, इससे गुणा कर दिए थे, दशमलव हट गया था
6 चौको 24, 2400। तो इसकी हम प्रति आभासी निकालना चाहे, आभासी मतलब यस, तो 2400 को और 3200 को हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 3 है, यहाँ पास 2 है, 5 आ जाएगा। 3 2 5, 6 और 2 8, हाँ 6, तो 56 आ जाएगा। तो यदि हम एस का मान निकालना चाहें तो वो हमारा एस का मान कितना, 56 kVA। इस प्रकार से आप ऐसे सोच समझ सकते हैं इसमें कि यदि हमको मान लीजिए वास्तविक शक्ति हमारी क्या करती है, परिपथ में पूरा काम करती है, तो वास्तविक शक्ति हमारा मान लीजिए इतने वाट का हमको क्या करना है, अपने घर में लोड लगाने हैं 3200 वाट का। तो हमको जो ट्रांसफार्मर चाहिए ना वो कितने केवीए में होता है, केवीए में। तो जो हमको 3200 को वाट हमको अपने घर में 3200 को लोड लेना है, तो हमारे घर में जो ट्रांसफ़र लगेगा, ट्रांसफार्मर एक परिणामित, वो लगेगा 5600 kVA का लगेगा। तब जाके इसको लोड अच्छी तरह से दे पाएगा, जो कि उसकी क्या होगी, प्रतिघाती शक्ति भी होगी, उस कॉइल का रिएक्टेंस होगा वो भी कुछ लेगा। तो उसके लिए हमारा उसका मान हो जाएगा 2400, और इसको तो दोनों को ऐड करने पर हमारा आता है kVA। तो जो ट्रांसफार्मर होगा तो 5600 kVA का होगा हमारे इतना वाट लेने के लिए। केवीएम नहीं, वो वोल्ट एम्पियर में होगा। इसको केवीएम करना चाहें तो 1000 से भाग देना पड़ेगा, तो हमारा 5.6 kVA आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब हम देखते हैं जो RLC परिपथ, RC परिपथ आ गया होगा तो RLC परिपथ में कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, बस उसको आप देखते जाइए। RLC श्रेणी परिपथ, RLC श्रेणी परिपथ। RLC श्रेणी परिपथ में क्या, जिसमें हमारा R रहेगा, यहाँ पास L रहेगा और यहाँ पास C रहेगा। ये हो गया, मैंने सप्लाई दिया सप्लाई, तो इसमें क्या हुई, धारा प्रवाहित हुई। कौन सप्लाई दिया, RMS वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं इसकी, तत्कालिक वैल्यू ओमेगा टी। धारा प्रवाहित हुई, धारा I प्रवाहित हुई। ये क्या है, प्रतिरोध है L है, और ये क्या है, C है। इसमें जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो क्या होगा, VR होगा। इसमें जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो क्या होगा, VL होगा। इसमें जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो VC होगा। अब देखते हैं धारा क्या है, तीनों में एक समान है। तो पहले हमको वोल्टेज ड्रॉप, जो VR में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा वो IR हो रहा, VL में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा VL में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा वो IXL हो रहा, जो VC में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा वो IXC हो रहा। अब हम इसका क्या बनाते हैं, सदिश डायग्राम बनाते हैं, वेक्टर डायग्राम बनाते हैं। तो वेक्टर डायग्राम बनाएंगे। धारा इसमें देख रहे हैं क्या है, श्रेणी परिपथ में एक समान होती धारा, तीनों इक्विपमेंट के लिए, चारों पांचों कोई भी लगा हो, श्रेणी में धारा एक समान होगी। धारा को क्या मानेंगे, रेफरेंस मानेंगे। धारा को मैंने क्या मान लिया, रेफरेंस मान लिया। धारा को मैंने रेफरेंस मान लिया। अब यहाँ क्या है, धारा है, I है, वोल्टेज यहाँ पास प्रतिरोध है, तो I के क्या रहेगी, परिपथ में रहेगी कौन, या वोल्टेज कहाँ रहेगी, I के परिपथ में रहेगी। अब इसमें बात आती है कि दो हमारे लगे हैं, तो दो लगे हैं तो इसको हम कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, इसका क्या किस्सा है। तो इसका किस्सा यह है कि यदि हम L का बनाएं तो कहाँ जाएगा, धारा से जो L में होती है तो धारा क्या करती है, इंडक्टिव परिपथ में धारा क्या करती है, पश्चगामी करती है। तो हमको फिर ऊपर बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, ऊपर बनाएंगे। ऊपर जब हम बनाएंगे तो वोल्टेज ऊपर रहेगा, धारा पीछे रहेगी, तो कहेंगे वोल्टेज से धारा पीछे है, पश्चगामी है। यदि हम L के केस में बनाएं, VC के केस में बनाएं तो कहेंगे कि हम धारा को अग्र करना चाहते हैं, लीड करना चाहते हैं, तो वोल्टेज को हमको नीचे बनाना पड़ेगा, तब धारा जाके लीड करेगी। तो हमको ये दो कंडीशन आती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली
कि दोनों को कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। यदि हमारा भी एल का मान क्या है, ज़्यादा है किससे, भी सी से, भी एल ग्रेटर देन भी सी, तो हम जब भी एल का मान ज़्यादा है तो भी सी को हम घटा देंगे, इसका मान कम रहेगा और इसका मान ज़्यादा रहेगा। इस सिंबल को आप समझते हैं ना, छोटा बड़ा कैसे होता है, लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है, समझते होंगे। तो नहीं समझते तो ऐसे इसको, जो जिधर मुँह फाड़ा रहता है, मुँह फाड़ रहा है, इसको खाने के लिए जा रहा, तो उधर क्या होगा, आगे होगा, आगे बढ़ रहा है मुँह फाड़ के खाने के लिए, तो ये आगे होगा मतलब बड़ा होगा, और पीछे है तो छोटा होगा। इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये ग्रेटर देन है, मतलब ये यदि भी एल का मान ज़्यादा है तो कम वाले को हम घटा देंगे, कम वाले को घटाएंगे तो हमारा भी एल ही प्राप्त होगा। तो भी एल प्राप्त होगा तो हम ऊपर बनाएंगे। यदि ऐसा है दूसरी कंडीशन, नहीं भी एल का मान कम है, भी सी का मान ज़्यादा है, भी सी का मान ज़्यादा है अपेक्षाकृत भी एल को, तो फिर इसको इसमें घटा देंगे तो फिर हमारा नीचे की ओर बन जाएगा। कुल मिला के इसको हम घटा देते हैं एक दूसरे से, तो वो हमको निर्धारित हो जाता है कि किस तरह हमको बनाना है। तो हम यही मान लेते हैं कि अभी हमारा जो है भी एल क्या है, बड़ा है, और यहाँ पास भी सी क्या है, छोटा है। यही मान के हम चलते हैं, इसमें भी एल का मान बड़ा है और भी सी का मान छोटा है। तो इसको मैंने इसको घटा दिया तो हमको जो मिला बड़ा मान, तो वो भी एल मिलेगा। और भी एल को हम कहाँ बनाते हैं, भी एल को हम धारा को लैग कराते हैं और वोल्टेज को लीड कराते हैं भी एल में, इंडक्टिव में। तो यहाँ पास हम जब एक लंब डालेंगे तो क्या होगा, हमारा ये वोल्टेज हमको मिलेगा। वोल्टेज से क्या कर रही करंट, लैग कर रही, पीछे है। वोल्टेज से क्या है, करंट लैग कर रही, पीछे है। या फिर ऐसे कह सकते हैं, करंट से वोल्टेज लीड कर रही, आगे है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो कुछ भी, तो यहाँ पास ये जो हमको मिला, ये जो मिला हमको, तो ये वोल्टेज थी, वास्तविक वोल्टेज थी। अब यहाँ पास जो मिला तो वो क्या है, आई एल है, आई एल है। आई एल कहाँ से मिला हमको, आई एल हमको मिला आई सी को माइनस करने पर, आई सी को माइनस करने पर मिला, तो माइनस कर दिया मैंने। अब जो इसका आई सी है, तो आई सी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको आई सी को हम भी सी भी लिख सकते हैं, भी एल माइनस भी सी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। वोल्टेज को अभी हम वोल्टेज डायग्राम बना रहे हैं तो वोल्टेज हम लिख लेते हैं। तो बड़ी वाली वोल्टेज में क्या करते हैं, छोटी वाली वोल्टेज को मैंने घटा दिया, तो इसका जो हमारा ये मिल गया। अब हमको टोटल वोल्टेज करने के लिए, टोटल वोल्टेज हमको भी है, अब वास्तविक वोल्टेज हमारी भी आर है, और प्रतिघाती या कैपेसिटिव दोनों को माइनस करके हमने कैपेसिटिव वोल्टेज को यहाँ पास, प्रेरक वोल्टेज को, रिएक्टिव वोल्टेज को मैंने वहाँ पास लिख लिया। अब इसमें से क्या करते हैं भाई, पाइथागोरस प्रमेय। तो आपका पाइथागोरस प्रमेय भी बराबर होता है अंडर रूट, यहाँ क्या होगी, भी आर होगी स्क्वायर प्लस होगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो भी एल को हम क्या करेंगे, भी एल हमारा बड़ा है, भी एल को हम घटा लेंगे किससे, भी सी से घटा लेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। लेकिन अभी हमारा फिक्स नहीं है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इसको अभी हम फिलहाल टेम्परेरी रखने के लिए ऐसे मान लिए हैं। लेकिन इसको तो उस टेम्परेरी है, तो इसके लिए हम एक चिन्ह यूज कर लेंगे कि अभी फिक्स नहीं हुआ, इसको बोलेंगे सर्वांग सम। तो सर्वांग सम को हम लगा लेंगे, फिर जिसका मान जिससे रहेगा उसको हम घटा के यहाँ पास यूक्रेट रख लेंगे। अब भी आर का मान कितना है, भी आर का मान आई आर, भी आर का मान आई आर प्लस भी एल का मान, भी एल का मान क्या है, आई एक्स एल स्क्वायर, अब माइनस सर्वांग सम, और इसका मान क्या है, एक्स सी है स्क्वायर। ओके, आई कॉमन है तो कॉमन है, आई हमने निकाल लिया, अंडर रूट लगा है आई स्क्वायर और अंडर रूट है, तो आई स्क्वायर क्या करेगा, अंडर रूट को काट देगा, तो हमको बाहर आई मात्र मिलेगा, अंदर क्या मिलेगा, आई स्क्वायर मिलेगा, एक्स स्क्वायर सर्वांग सम एक्स सी एक्स एल है एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा अब एक किसका मान है, पूरा इम्पीडेंस का मान है। इससे पहले बताया जेड बराबर क्या होता है, जेड बराबर आर स्क्वायर होगा प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर होगा। तो ये क्या है, जेड का मान है, ये पूरा जेड का मान है।
इसकी जगह हम जेड रख सकते हैं आसानी से। जेड ये क्या निकाल रहे थे अभी तक, वोल्टेज। तो आई बराबर हम करंट निकालना चाहें तो क्या निकालेंगे, आई बराबर वोल्टेज बटे आर लिखते हैं हमारे पास, यहाँ पास एम्पीडेंस लिखेंगे। इस प्रकार से वोल्टेज हम निकाल सकते हैं। ये कितने डिग्री, 5 डिग्री से है, वोल्टेज निकाल सकते हैं। ठीक है। अब इसमें जो होता है इसमें लीड भी करेगी लैग भी करेगी, है ना। इसमें लीड भी करेगी और लैग भी करेगी। तो इसमें हमें यह नहीं कह सकते कि कौन सा लीडिंग होगा कौन सा लैगिंग होगा। यदि हमारा फिक्स हो जाए तो फिर हम बोल सकते हैं कि यह लैगिंग परिपथ है या फिर लीडिंग परिपथ है। तो इसमें हम ये नहीं बता सकते हैं कि 0 से अधिक या 90 से कम कैसा इसका कोण है। यदि फिक्स होता तो बता पाते हैं, तो इसको अभी हम नहीं लिखते। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसके आगे जो है, तो इसके आगे हम क्या निकाल लेते थे, धारा के बाद हम क्या निकाले थे, धारा के बाद इतना हम धारा निकाल लिए थे। अब हम tan थीटा का मान निकाल लेते हैं, कितना एंगल से है, कितना एंगल से है। तो tan फाई बराबर होता है, tan फाई बराबर होगा लंब बटे आधार। लंब बटे लंब कितना है, भी एल है माइनस भी सी है, आधार में कितना है, भी आर है। अब फाई बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स भी एल माइनस भी सी बट्टे भी आर हो जाएगा। तो tan फाई का मान हमारा निकल आएगा। अब इसकी जो पावर होगी तो पावर इसकी भी 0 नहीं होगी, इसकी भी पावर क्या 0 नहीं होगी। तो इसकी भी पावर, चूँकि प्रतिरोध लगा है तो कुछ न कुछ पावर होगी। तो पावर इसकी P बराबर भी आई कास फाई, बाट में पी आई भाई कास फाई, ये Q बराबर भी आई साइन फाई, भी ए आर में, और उसको जोड़ देंगे तो हमारा एस निकल आएगा, आभासी निकल आएगी। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले कि जो बड़ा मान होता है उसको हम घटा लेते हैं। ये चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ता है। और बाकी सब पुराने जैसा है इसमें भी। इसके हम कुछ क्वेश्चन करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी तो आज इतना ही। ओके, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसको आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए।